नमस्कार मित्रों। तो आज बात करेंगे यहाँ पर 14 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान में जिस काल चक्र अभिषेक समारोह का उद्घाटन किया है वह किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित है यहाँ पर बौद्ध धर्म से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किया गया है, तो वही कहाँ पर किया गया है? भूटान के अंदर। तो दोनों ही तरीके से जो है वो प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो काल चक्र अभिषेक है तो वो भी एग्जाम के लिए काफी महत्व होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो ये काल चक्र तंत्र नामक ग्रंथ से उत्पन्न किया गया है और यह समय और अस्तित्व को 3 स्तरों पर व्याख्यात करता है। ठीक है, यूपीएससी में जो है वो इस तरह के प्रश्न जो है वो बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। 3 तरीके से जो है इसको इस तरह पर जो है डिवाइड किया गया है, उसको देख लेते हैं। ये एक तो जो हमारे पास यहाँ पर बाह्य काल चक्र यानी आउटर काल चक्र, जो बाहरी ब्रह्मांड ग्रहों की गतियों, ऋतुओं और ऐतिहासिक चक्रों का यहाँ पर वर्णन करता है। दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर आंतरिक काल चक्र, इनर काल चक्र, जो मानव शरीर, ऊर्जा, मार्गों और हमारे भीतर समय के प्रभाव से संबंधित है। और लास्ट वाला जाएगा हमारे पास यहाँ पर वैकल्पिक काल चक्र, अल्टरनेटिव काल चक्र, जो साधकों को ध्यान और तांत्रिक अभ्यासों के माध्यम से मुक्ति और कालातीत चेतना के मार्गदर्शन की ओर यहाँ पर ले जाता है। ठीक है, जो काल चक्र समारोह है ये, इसका जो संस्कृत में अगर आप अर्थ निकालते हैं तो वो है यहाँ पर समय का चक्र। ठीक है, समय का चक्र। और तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और जटिल अनुष्ठानों में से यहाँ पर ये एक है। तो ये पूरी तरीके से जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है लास्ट क्लास का यहाँ पर जो पिछला जो रिवीजन है वो यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के जो प्रश्न है वो यहाँ पर बनने की पूरी पूरी संभावना है। कुछ सूचकांक हैं, इनका हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को जो प्रकाशित करता है वो प्रकाशित करता है यहाँ पर यूएनडीपी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत की रैंक क्या रही है, तो भारत की रैंक रही है यहाँ पर 130। ठीक है, दो ही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, भारत की रैंक डिस्कस करेंगे और कौन इसको जो है वो प्रकाशित करने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, यहाँ पर जो भारत की रैंक रही है वो रही है यहाँ पर 151वीं रैंक पर क्या है? भारत है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यहाँ पर जो भारत की रैंक रही है वो 118 रैंक रही है। ठीक है, 118वीं रैंक पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में यहाँ पर रहा है, 118वीं रैंक पर। ठीक है, और उसको जारी करने वाली संस्था है यहाँ पर वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025, यहाँ पर जो भारत की रैंक रही है वो रही है यहाँ पर 4th रैंक पर। ठीक है, यहाँ पर जो भारत की रैंक रही है वो 4th रैंक पर रही है। ठीक है, जारी करने वाली जो संस्था है यहाँ पर वो है नाइट फ्रैंक्स। ठीक है, इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो है यहाँ पर नाइट फ्रैंक्स। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। तो यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है उसको जारी करने वाली संस्था है यहाँ पर जर्मन वॉच। और यहाँ पर जो भारत की रैंक रही है वो यहाँ पर 10वीं रैंक पर रही है। संस्था कौन सी हो जाएगी भाई? जर्मन वॉच। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न तो यहाँ से पूरा बनता है आपके सूचकांक से। नेक्स्ट हमारे पास हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है उसमें जो भारत की रैंक रही है वो 85 रैंक रही है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था एमसीक्यू में। और भारत जो है 57 ऐसी कंट्री है जहां पर वीजा मुक्त जो है ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो भारत की रैंक रही है वो यहाँ पर रैंक रही है 25वीं रैंक पर ही है। ठीक है, 25वीं रैंक पर ही है। और नंबर 1 पर कौन है भाई? यूएसए है। ठीक है, यूएसए क्या है? नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो यहाँ पर जो भारत की रैंक रही है वो रही है यहाँ पर
102। ठीक है, 102 जो है वो यहाँ पर भारत की रैंक रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो जारी करने वाली जो संस्था है इसकी, वो है यहाँ पर वेल्थ हंगर इंडेक्स। ठीक है, वो जारी करने वाली यहाँ पर क्या है, संस्था है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025। यहाँ पर जो भारत की रैंक रही है वो 96वीं रैंक पर यहाँ पर भारत रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जहाँ पर चौथे नंबर पर जो है वो भारत रहा है ग्लोबल फायर इंडेक्स में। ठीक है, फोर्थ नंबर पर यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में तो भारत जो है यहाँ पर वो 71वें नंबर पर रहा है। ठीक है, 71वें नंबर पर रहा है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं तो भारत जो है 115वां नंबर पर रहा है। ठीक है, 115वें नंबर पर रहा है। और यहाँ पर जो जारी करने वाली संस्था है वो है यहाँ पर IEP। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर विश्व भविष्य कोषक सूचकांक तो UNDP जारी करता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, UNDP के द्वारा जारी की जाती है। और भारत की जो रैंक रही है यहाँ पर वो रही है 25। ठीक है, सॉरी 25 यहाँ पर जो है वो भारत की रैंक यहाँ पर रही है। ठीक है, 25वीं रैंक पर है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में यहाँ पर भारत रहा है 99 पर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है 2030 तक जो है ये हमें पूरे करने हैं 17 जो हमारे लक्ष्य हैं सतत विकास लक्ष्य, इनको जो है अब यहाँ से जो है आपका एक नंबर जो है आपके अपकमिंग एग्जाम में यहाँ पर आपने जो है वो पक्का कर लिया है। आपको जो है ये याद करना है सही तरीके से, जारी करने वाली संस्था और भारत की रैंक दोनों ही यहाँ पर जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कोलंबो विश्वविद्यालय में आयोजित भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो ये महोत्सव किया गया है संस्कृत महोत्सव, तो यहाँ पर जो इसका है कि संस्कृत भाषा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है आयोजित किया गया था भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है भाई, कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका में ये जो है पूरा महोत्सव आयोजित किया गया था। संस्था क्या है, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और श्रीलंका शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृत विद्यालय और इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन जो है इसको करने वाला था। उद्देश्य क्या है इसका, भारत श्रीलंका के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और संस्कृत भाषा का प्रचार करना। तो यहाँ पर ये इसका पर्पस था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत में विकसित प्रथम स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का निर्माण यहाँ पर किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संस्थाएं हैं जो इसका निर्माण करने वाली हैं। एक तो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर IIT बॉम्बे और एक हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर PU क्यूस्ट ग्रुप। ठीक है, ये भी क्या है, जारी करने वाली संस्था है। ठीक है, और IIT बॉम्बे, देखते हैं डिटेल में इसको। ठीक है, लॉन्च जो है किया गया है नवंबर में और विकसित किया है यहाँ पर PU क्यूस्ट ग्रुप और आपका IIT बॉम्बे। नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रोफेसर कस्तूरी शाह। ठीक है, कस्तूरी शाह जो है यहाँ पर इसके नेतृत्व करने वाले थे। प्रौद्योगिकी आधार क्या रहा है कि वह हीरे में नाइट्रोजन जो वैकेंसीज हैं, केंद्र हैं, उनका यहाँ पर डेवलप करना है। मुख्य जो कार्य होगा, जो इसका उपयोग होगा, ठीक है, वो सब बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इसका सबसे पहला जो उपयोग है वो कहाँ पर होने वाला है, तो वो होगा यहाँ पर आपके न्यूरोसाइंस, चिप डायग्नोस्टिक और मटेरियल रिसर्च में जो है वो इसका यूज होने वाला है। ठीक है, ये काफी बड़ी उपलब्धि है। इसको जो है भारत का पहला पेटेंट भी कर लिया गया है QDM मैग्नेटिक इमेजिंग क्षेत्र में। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है वो इससे संबंधित यहाँ पर होने वाला है। तो ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत में वर्ष 2025 में बाल दिवस किस दिन मनाया गया है, तो बनाया जाता है यहाँ पर 14 नवंबर में। ठीक है, आज जो है 14 नवंबर में बाल दिवस तो है ही, और साथ ही साथ मधुमेह दिवस भी है, यानी डायबिटीज डे भी क्या है भाई, 14 दिसंबर में ही है। ठीक है, और इसकी जो थीम है उसको देख लेते हैं। एग्जाम में थीम काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है जो बाल दिवस है वो हम बनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में। थीम की बात कर लेते हैं। थीम है यहाँ पर कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। तो ये एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है इनको हम बनाते हैं बाल दिवस को।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारत का कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो वो है कौन सा यहाँ पर हमारे पास? पंजाब राज्य। ठीक है, पंजाब राज्य जो है पहला ऐसा करने वाला राज्य यहाँ पर बन चुका है। बात करेंगे जो पंजाब है वो संशोधित नेट योजना जो हमने शुरू की थी यहाँ पर 2011, ठीक है, 2011 में शुरू की थी, उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। लेकिन ये कैसी है? संशोधित है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनको स्वीकृति मिली है और ये जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर से जो है कनेक्ट करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? सभी आबाद गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो पंजाब जो है कनेक्ट करने वाला ऐसा पहला जो है राज्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही भारत में अपना नवीनतम और सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम एयरबेस कहां पर स्थापित किया है? ठीक है, तो कहां पर स्थापित किया है भाई? लद्दाख के अंदर किया है, नियोम में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन आपको कहां पर मिलेगी। ठीक है, ये रहा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, लद्दाख वाला जो रीजन है इसको देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका नयोम। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पर नयोम और ये जो है आपका साइचीन्स है और इधर जो है किर्गिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एयरफील्ड बनाया गया है यहाँ पर न्योमा, तो काफी महत्वपूर्ण है। इसका जो निर्माण किया है वो किया है हमारे पास बीआरओ में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना यहाँ पर इसकी जाती है। लद्दाख के नियोम में अपना नवीनतम और सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम एयरबेस का उद्घाटन किया है, जिसे बनाया है किसने भाई? बीआरओ ने। ठीक है, बीआरओ के द्वारा बनाया गया है और देश की उत्तरी सीमा को ये जो है वायु शक्ति जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि कौन सा ऐसा देश है, पहला देश बन चुका है जिसने 2026 से प्रस्तावन करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी यानी लागू करने की घोषणा की है? तो वो किया है यहाँ पर सिंगापुर ने। ठीक है, सिंगापुर में ये जनवरी 2026 से जो है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था, इसको देख लेते हैं एक बार कि सिंगापुर विश्व का पहला देश बन चुका है जिसने अगले वर्ष से देश में प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करना स्टार्ट कर दिया है। इससे प्राप्त जो राजस्व है उसका उपयोग सतत विमान ईंधन की स्वीकृति के लिए किया जाएगा और जिससे विमान उत्सर्जन में कटौती की जाएगी। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं जो हमारा विमानन क्षेत्र है वो तकरीबन 1.2 ग्रीन गैस का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे एयर पोल्यूशन पे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई होती है वो अधिक होती है और ये सीधा इफेक्ट करते हैं, हमारे ओजोन लेयर को भी इफेक्ट करते हैं और साथ साथ जो है यहाँ पर वायु को भी। ठीक है, फिर भी एसएफ एक वादा होने के बावजूद महंगा और दुर्लभ बना हुआ है, तो 2024 में वैश्विक जेट ईंधन को केवल 0.3 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि वर्ष 2027 में कोप 32 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी यहाँ पर कौन करेगा? तो वो यहाँ पर करने वाला है इथोपिया। ठीक है, इथोपिया करेगा। 2025 की जो मेजबानी है वो कर रहा है यहाँ पर ब्राजील और 2026 की जो मेजबानी है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और तुर्की में अभी जो है वोटिंग की जा रही है, तुर्की में वोटिंग की जा रही है। 2027 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इथोपिया। ठीक है, इथोपिया जो है 2027 में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पूरा यहाँ पर सिनेरियो था और हम डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको कि 10 नवंबर को ब्राजील में 2025 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के उद्घाटन के दिन ही भाग लेने वाले देशों ने राजधानी अदिस अबाबा में 2027 में आयोजित होने वाले कोप 32 कार्यक्रम के लिए इथोपिया को मेजबानी के रूप में चुन लिया गया है। 2026 यानी कोप 31 में मेजबान देश का चयन अभी भी जारी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और तुर्की दोनों की जो है कड़ी स्पर्धा यहाँ पर चल रही है। ठीक है, चांस ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें बाजी मार सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर MEITY ने साइबर भारत सेतु कार्यशाला की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये कहाँ से की है भाई? त्रिपुरा से की है। ठीक है, त्रिपुरा से जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है और यह जो है इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर यह है कि साइबर जागरूकता से लोगों को अवेयर करने के लिए है। ठीक है, त्रिपुरा में शुरुआत की गई है और साइबर भारत सेतु कार्यशाला की शुरुआत, यह कार्यशाला नवंबर 2025 में
अगरतला के प्रज्ञा भवन में आयोजित की गई। ठीक है, अगरतला के प्रज्ञा भवन में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य राज्य में साइबर जागरूकता और प्रतिक्रिया क्षमता को यहाँ पर मजबूत बनाना था। नेक्स्ट हमारे पास कि भारत और किस देश के बीच छठा बिनबेक्स सैन्य अभ्यास बिनबेक्स हनोई में आयोजित किया गया। ठीक है, हनोई से पकड़ लेते हैं तो वियतनाम यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगर डिटेल में बात करते हैं तो भारत और वियतनाम के बीच छठा बिनबेक्स सैन्य अभ्यास हनोई में शुरू किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, एक नहीं महत्वपूर्ण है कि कहां पर होगा भाई, हनोई वियतनाम में। ठीक है, विनवेक्स यानी वियतनाम और प्लस इंडिया, तो इसको भी जो है आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अभियानों में इंजीनियरिंग और चिकित्सा टीमों के बीच सहयोग को बढ़ाना और सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उनको साझा करना है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा आज की क्लास के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।